Good morning, everyone. This is the part 2 of chapter number 7, which is work, energy, and simple machines. So, अब तक हम पढ़ चुके कि वर्क क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन या मैकेनिकल वर्क उसी चीज़ को बोलते हैं जो हमारा होता है W इक्वस टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंड उसके अलावा किन किन फैक्टर्स पे वर्क डिपेंड करता है, किस सिचुएशन में वर्क जीरो होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा है, यू कैन गो बैक टू दैट क्लास। नाउ we will start with a new part of this chapter जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है, कुछ एग्जांपल जिससे हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, एंड सम अदर थिंग्स एज वेल कि वर्क एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है और कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। तो बेटा देखो, वर्क क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे नंबर होते हैं ना हमारे इंटीजर्स, जैसे प्लस का 5, माइनस का 5, राइट, 0, -1, -2, राइट, एंड 1 2 3, राइट। हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं मतलब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ऐसे ही वर्क हमारा पॉजिटिव भी होता है, वर्क हमारा नेगेटिव भी होता है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है बेटा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ये सब ना दिशा के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, बट किस चीज़ की दिशा? ठीक है। सो ये डिपेंड करता है जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो कैसी हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं देन पॉजिटिव वर्क होता है, अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क का। पॉजिटिव वर्क देखो, वी आर पुशिंग अ व्हील चेयर। मान लो कि हम एक व्हील चेयर को पुश कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, व्हील चेयर भी इसी दिशा में पुश हो रही है। तो हमारे फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम है, वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो इस केस में बेटा क्या होगा? वर्क पॉजिटिव। सो वर्क इन दिस केस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो the force and the displacements point the same way. The boy does the positive work on the wheelchair. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सो लड़का है जो फोर्स लगा रहा है चेयर के ऊपर, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है चेयर के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लो देयर इज अ गोल कीपर हु इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल। ये हमारी गोल कीपर है फुटबॉल में। तो वो क्या कर रही है, बॉल इस दिशा में आ रही है बहुत तेज़ी से, इसको बॉल को रोकना है। तो बेटा इसको रोकने के लिए इसको फोर्स अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा। अगर बॉल हमारी लेफ्ट दिशा में आ रही है, हमें उसको रोकने के लिए फोर्स हमेशा अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में देखो आपके बॉल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड इस इंसान के द्वारा गोलकीपर के द्वारा लगाई गई फोर्स की डायरेक्शन बेटा वो अपोजिट है। तो बेटा इस केस में क्या हो रहा है, ये जो हमारा गोलकीपर है, सी इज डूइंग अ नेगेटिव वर्क ऑन द बॉल। वो बॉल के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही है क्योंकि वो फोर्स उल्टी दिशा में लगा रही है बॉल के डिस्प्लेसमेंट की दिशा से। ठीक है, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स इन द अपोजिट वे। द गोलकीपर डज द नेगेटिव वर्क ऑन द बॉल। जो गोलकीपर है वो बॉल के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है। आई नो नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी एक साइकिल है। ठीक है, दिस इज अवर बाइसिकल। तो रोहन इसको राइड कर रहा है इस दिशा में, उसका घर है यहाँ पे और यहाँ पे उसका स्कूल है। तो रोहन स्कूल से घर जा रहा है। ठीक है, इट्स इन द डायरेक्शन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टू द लेफ्ट ना। अचानक से आगे कुत्ता आ गया, जैसे डॉग ऑन द रोड। ओके, अचानक से कुत्ता आ गया रोड पर, तो रोहन ने मारे ब्रेक। रोहन ने क्या लगाया? ब्रेक बेटा। अब देखो ब्रेक क्या करता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा देता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में लगेगा? अपोजिट दिशा में, दैट इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, गाड़ी किस साइड मूव करी? बाइक हमारी लेफ्ट दिशा में। जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा वो किस दिशा में है? राइट दिशा में। तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। राइट, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है। तो इस केस में जो बेटा वर्क होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, जो वर्क डन होगा बाय फ्रिक्शनल फोर्स बेटा वो नेगेटिव होगा।
ना अब मान लो सेकंड केस क्या लेते हैं। अब वो कुत्ता रास्ते से हट गया, वापस रोहन ने पैडल करना स्टार्ट किया। देखो अब क्या होगा, जो रोहन है हमारा बेटा वो इसी दिशा में मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट में, सॉरी लेफ्ट दिशा में। और जो पैडल लगा रहा है बेटा वो गाड़ी को किस तरफ पुश कर रहा है, वो गाड़ी को फॉरवर्ड दिशा में पुश कर रहा है। टायर बैकवर्ड गाड़ी को पुश कर रहे हैं, जो ग्राउंड है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब जो हमारी बाइसिकल है उसको किस दिशा में पुश कर रहा है, फॉरवर्ड में। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था राइट। जब हम साइकिल को चलाते हैं तो टायर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शनल फॉरवर्ड लगता है इस केस में। तो बेटा इस केस में जब हमने पैडल करना स्टार्ट किया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। तो बेटा इस केस में आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लाइक पॉजिटिव नेगेटिव वर्क ही समझ रहे हैं। देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, जो गोलकीपर वाला एग्जाम्पल है। हमने पढ़ा है न्यूटन का थर्ड लॉ राइट, उसमें क्या होता है, फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो एंटिटी हैं, एक तो हमारा गोलकीपर है, ठीक है, और एक हमारी बॉल है, ठीक है। तो बेटा वो एक दूसरे के ऊपर ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। द बॉल एंड द गोलकीपर ईच अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब क्या, देखो ये हमारी बॉल है, वो उसको जाना है लेफ्ट दिशा में, ठीक है, गोल पोस्ट की तरफ। तो ये फोर्स लगा रही है इस दिशा में। जो हमारी गोलकीपर है बेटा वो बॉल के ऊपर अपोजिट दिशा में फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स हमारे बैलेंस होते हैं, ठीक है। जो बॉल है वो गोलकीपर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, जो गोलकीपर है वो बॉल के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। कहने का क्या मतलब है, द बॉल एंड द गोलकीपर बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। जो हमारा गोलकीपर है, जो बॉल है, वो एक दूसरे के ऊपर ना इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एंड बोथ डू द वर्क ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कार्य करते हैं। देखो बॉल भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो हमारी बॉल है बेटा ये भी फोर्स लगा रही है इस दिशा में, इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है। जो हमारा गोल कीपर है वो भी फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर, उसकी डिस्प्लेस उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, राइट। तो बेटा जो हमारा गोल कीपर है ना वो तो नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, बट जो हमारी बॉल है वो गोल कीपर के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रही है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखो द बॉल डज द पॉजिटिव वर्क ऑन द गोलकीपर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, while the goalkeeper does the negative work on the ball। जो गोलकीपर है वो बॉल के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है। देखो जब फोर्सेस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं ना तब एक जगह पे पॉजिटिव वर्क होता है, एक जगह नेगेटिव वर्क होता है, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगी राइट ना। देखो जब हम बॉल की बात करते हैं, ऑन द बॉल द गोल कीपर्स फोर्स अपोजेस द बॉल्स मोशन। भाई बॉल इस साइड जाना चाह रही है बट हम चाहते हैं कि वो गोल कीपर बॉल को रोक ले, तो इस दिशा में फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। बॉल की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स की साइड है राइट। तो बेटा जो गोल कीपर है ही इज और शी इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द बॉल टू स्लो इट डाउन, उसको रोकने के लिए। दूसरा केस क्या है बेटा, ऑन द गोलकीपर, अब गोलकीपर के ऊपर द बॉल पुशेस बैक इनटू द गोलकीपर्स हैंड। ये गोलकीपर का हैंड है बेटा, बॉल इसको पुश करेगी बहुत गहराई से, उसको हाथ को पीछे की तरफ धकेलेगी। तो इस केस में फोर्स की डायरेक्शन भी ये है और बॉल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है, राइट। सो इन द इसमें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो द बॉल इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द गोलकीपर एंड गोलकीपर इज डूइंग नेगेटिव वर्क ऑन द बॉल। अब इनमें से जिसका वर्क ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वही उसी दिशा में बॉल ज़्यादा मूव करेगी। अगर गोलकीपर ने ज़्यादा फोर्स लगाया है थोड़ा पुश करके तो बॉल स्लो डाउन हो जाएगी, अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करके राइट। अगर गोलकीपर के अंदर इतना फोर्स नहीं है और टाइम से फोर्स नहीं लगा पाया वो इंसान, तो क्या होगा, गोल हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा बॉल को अच्छे से, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखो मान लो, देखो देयर इज एन एग्जांपल इन विच वी आर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द डंबल्स। हम जिम में जाते हैं, हम वेट उठाते हैं, डंबल उठाते हैं राइट। आई होप सब डंबल सबने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देयर इज एन इमेज दैट शोज द डंबल, दीज आर द डंबल्स, ओके। चिंता मत करो, सब इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो while exercising, a girl lifts a dumbbell and slowly lowers it. When is her work is positive? When it is negative? हमें बताना है कि एक लड़की जो जिम गई है वो डंबल को उठाती है फिर उसको नीचे करती है, बाइसेप कर्ल सी इज डूइंग, ओके। तो किस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा है,
किस केस में नेगेटिव वर्क हो रहा है, हमें ये स्पेसिफाई करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस एग्जांपल पे आते हैं, इस इमेज के ऊपर। इनिशियली उसका हाथ, इस लड़की का हाथ नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे इस केस में है। देन शी इज गोइंग टू मूव इट अप, इस केस में। ठीक है, तो ये है भाई क्या, इनिशियली हर हैंड इज गोइंग टू बी हेयर, डम्बल इज गोइंग टू बी हेयर, देन शी इज गोइंग टू कर्ल, जो अपना हाथ को कर्ल करेगी, अपने बाइसेप्स को कर्ल करेगी, एंड डम्बल ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो पहला केस है व्हेन शी इज लिफ्टिंग द डम्बल अप, जब वो डम्बल को ऊपर की दिशा में उठा रही है। देखो पहले डंबल नीचे था, अब ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऊपर। ठीक है, नाउ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड। क्यों, देखो डंबल का एक वेट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे खींचेगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमें हाथ से एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम उसको होल्ड करके रख सकें। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डंबल को होल्ड करके रख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो नीचे यहाँ पे हो। जब तक वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा ना डंबल, तब तक हम एक अपवर्ड फोर्स उसको लगा रहे हैं ताकि वो बैलेंस रहे उस स्थिति में, उसको हम पकड़ के रख सकें वेट को। ठीक है, नाउ शी इज पुलिंग इट अप, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उसको पुल अप करने के लिए। ठीक है, जब वो इंसान डंबल को लिफ्ट कर रहा है, पहले यहाँ पे उसका हाथ था, अभी हाथ यहाँ गया, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बेटा यही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, सो जब डंबल इंसान लिफ्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, द गर्ल अप्लाइज अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ डंबल टू लिफ्ट इट अप। वो इंसान डंबल का जो वेट है mg है, उसके प्रोपोर्शनल फोर्स लगा रही है, उसे थोड़ा ज़्यादा लगा रही ताकि उसको ऊपर की तरफ उठा पाए, टू बैलेंस इट अप। सो व्हेन शी मूव्स द डंबल अप, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो शी डज द पॉजिटिव वर्क। जब वो डंबल को ऊपर की तरफ उठाती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में है, तो इसलिए शी इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। द पर्सन अप्लाइज द पर्सन अप्लाइज अ फोर्स इक्वल टू द डंबल्स वेट। देखो डंबल आप चाहे यहाँ पे रखो, चाहे डंबल आप यहाँ पे रखो, चाहे आपकी बॉडी के नी के पास रखो, छाती के पास रखो, सर के ऊपर रखो, डजेंट मैटर। आपको क्या बैलेंस करना है, mg। आपको जो डाउनवर्ड फोर्स है बेटा, इसको बैलेंस करके अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको उस जगह पे रोक पाओगे डंबल को। ठीक है ना, C is applying an upward force and as it moves up, the force is in the direction of displacement. डंबल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, hence the work is done positive। सेकंड केस में क्या है, अब वो इंसान, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या अब वो क्या है, उस इंसान ने डंबल डंबल ऊपर की तरफ तो ले लिया भाई, सी डंबल इस दिशा में है, उसके आई लाइन पे एक बाइसेप कर्ल, उसका एक सेट, एक रैप पूरा हो गया। अब उन्हें नीचे डंबल के लेके आना है, जब इनिशियल पोजीशन में थे ना, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अब ऊपर की दिशा से उसको डंबल नीचे लेके आना है यहाँ पे। तो बेटा पहले डंबल यहाँ था, अब डंबल यहाँ लेके आना है, उनको अपने वेस्ट लाइन पे लेके आना है, पहले लाइक इट वाज समवेयर अराउंड हर नेक। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड्स, और जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, इट इज़ अपवर्ड। देखो डंबल आप भले यहाँ पे ही क्यों ना हो, आपको एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, एक जो उसका डंबल का वेट है mg, उसको बैलेंस करने के लिए, और वो फोर्स हमेशा अपवर्ड लगेगा। तो बेटा इस केस में आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डंबल पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, एंड जो फोर्स लग रहा है बेटा डंबल के ऊपर वो अपवर्ड है, वो अपवर्ड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक साइड है, फोर्स अपवर्ड है, तो बेटा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों अपोजिट हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा, व्हेन मूविंग द डंबल डाउन, जब हम डंबल को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, द फोर्स शी अप्लाइज टू होल्ड इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स वो इंसान लगा रहा है उस डंबल को पकड़े रखने के लिए, और जो डंबल की डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ठीक है, सो शी डज द नेगेटिव वर्क ऑन इट। तो बेटा जो उन्होंने वर्क किया ना, दैट इज नेगेटिव। ऊपर वाले केस में क्या था, वो जब नीचे से ऊपर जा रहा है डंबल, इट वाज द पॉजिटिव वर्क। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया हो, इट्स अ रियली गुड एग्जांपल एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। वही सेम चीज़ जो लिखी है, देखो टू लोअरिंग इट डाउन, टू होल्ड एंड स्लोली लोअर द डंबल, शी स्टिल अप्लाइज द फोर्स अपवर्ड टू कंट्रोल द डिसेंट। डिसेंट मीन्स बेटा जो
ग्रेविटी वेट को पुल कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सी हैज़ टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स, but now the displacement is in the downward direction which is opposite to the force, hence the work done in this case is negative. ठीक है, now let's move on to the next example. वो एग्जाम्पल था हमारा जो गोलकीपर वाला था। देखो, द पर्सन इज सेविंग ए गोल, द गोलकीपर्स हैंड मूव्स 15 सेंटीमीटर बैक while applying 200 Newton force to stop the work, to stop the ball, and how much work he does. देखो बेटा, सीधा सा एग्जाम्पल है, वो क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे आते हैं एग्जाम, फोटो थोड़ा जूम इन कर दें तो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है ना बॉल का, वो इस लड़की का हाथ है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट 15 सेंटीमीटर है जब उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रही है, और वो उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है बेटा 300 न्यूटन। देखो, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 सेंटीमीटर, फोर्स कितना लगाया जा रहा है 300 न्यूटन। हमें वर्क निकालना है, हमें वर्क निकालना है। इस केस में वर्क पहली बात तो नेगेटिव होगा, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। द गोल कीपर अप्लाइज अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन, यस, गोल कीपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है जो बॉल मूव कर रही है उसके, सो सी डज ए नेगेटिव वर्क। द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव सिंस द बॉल मूव्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। देखो बेटा, हम ना इस केस में डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है, डिस्प्लेसमेंट की साइड डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव वर्क तब होता है when displacement is in the direction of the applied force। इस केस में अपोजिट दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, जैसा साइन कन्वेंशन इट इज। तो देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.15 मीटर, फोर्स कितना है 300 न्यूटन। तो बेटा वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट -30 जूल वर्क। तो उस इंसान को वो इंसान उस बॉल के ऊपर ना -30 जूल वर्क कर रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया हो। चलो, ये कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर ए वेट लिफ्टर इज शोन होल्डिंग ए बारबेल स्टडी इन हर हैंड, इज शी डूइंग एनी वर्क ऑन द बारबेल और वाइल होल्डिंग इट स्टडी। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था जब हम बैलेंस फोर्सेस की बात कर रहे थे कि एक हमारी वेट लिफ्टर थी जिन्होंने अपने सर के ऊपर ना बारबल को ऐसे होल्ड कर रखा था स्टडी, ठीक है, स्थिर अवस्था में। तो क्या वो बारबल के ऊपर कोई वर्क कर रही है, यस देखते हैं। देखो, इस केस में देर इज एन अपवर्ड फोर्स जो काउंटर किसको कर रहा है एम जी को। बेटा एक फोर्स तो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट जब वो होल्ड करके रखिए। हम इस सिचुएशन की बात करें जब वेट को उसको होल्ड करके रखना है, इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो वहीं पे स्टडी है वेट, ना वेट ऊपर मूव हो रहा ना नीचे मूव हो रहा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा जीरो। बट जब ये वेट ग्राउंड पे था, जब इस इंसान ने सर के ऊपर लिफ्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब उस इंसान ने, उस वेट लिफ्टर ने पॉजिटिव वर्क किया है। नहीं, जब वो उसको होल्ड कर रहा है देन वो इंसान उस टाइम पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, माइंड दैट, ओके। सो नो, आंसर क्या बेटा, नो। Although she applies an upward force, the barbell isn't moving, isn't displaced while held steady. So the work done on this case is zero. इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बारबल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। So is the work done by friction on the stack on the coin travel on the rough surface is positive, negative or zero। हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ा था, आपको अगर याद हो लास्ट चैप्टर में, हमने 3 पॉइंट लिए थे ए बी एंड सी, और यहाँ पे हमने रबर बैंड टाई किया था ऐसे एंड उसको स्ट्रेच किया था, और फिर हमने यहाँ पे कोइन रखे थे ऐसे स्टैक करके 4, तो कोइन मूव कर रहे हैं ऐसे, बट ये सरफेस है ना ये रफ है बेटा, रफ सरफेस है। तो जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, रबर बैंड को लूज़ करते हो, तो क्या होता है आपकी कोइन इस दिशा में मूव करते हैं, बट आपका जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो अपोजिट दिशा में है, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो बेटा जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क भी क्या होगा नेगेटिव, negative because friction acts in the opposite to the direction of coin sliding, so the force and displacements are in the negative direction, hence the work done is negative। now जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्य करने की क्षमता, वर्क हम कर कैसे पाते हैं भाई, हम कार्य कैसे कर पाते हैं एनर्जी से, एनर्जी होती क्या है कार्य करने की क्षमता।
देखो एनर्जी एंड वर्क दे आर को रिलेटेड, एनर्जी एंड वर्क आर को रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, वो एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, एनर्जी और वर्क, हमेशा ध्यान रखना। वर्क क्या होता है? वर्क इज द आउटकम ऑफ एनर्जी, वर्क इज द आउटकम ऑफ एनर्जी, आउटकम ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं, सो वेयर डज दिस कैपेसिटी टू डू वर्क कम फ्रॉम? बेटा कार्य करने की क्षमता कहाँ से आती है? राइट, जो हमारी एनर्जी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। बट ये आती कहाँ से है? हम पढ़ रहे हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो मान लो एक प्लेयर है, ये हमारे प्लेयर हैं, तो इन्होंने एक बॉल ना बहुत फास्ट फेंकी, हमारे फील्डर हैं, बॉल इनके पास आई, किसी ने हिट की थी, तो इन्होंने बहुत तेज़ी से बॉल को फेंका एंड इन्होंने सीधा स्टंप को हिट किया एंड इट वाज जस्ट डायरेक्ट बोल्ड, वो इंसान डायरेक्टली आउट हो गया। देखो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा खाना खाया था, इसकी बॉडी के अंदर क्या थी? एटीपी एनर्जी, ठीक है। वो मांसपेशियों में आई एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी ने क्या किया? बॉल को फेंका। द पर्सन डिड वर्क ऑन द बॉल, ही डिड वर्क ऑन द बॉल, क्योंकि देखो उस इंसान ने फोर्स किस चीज़ पे लगाया? बॉल पे, बॉल पे इस इंसान ने फोर्स लगाया, फील्डर ने फोर्स लगाया फॉरवर्ड दिशा में, एंड जो बॉल की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो भी फॉरवर्ड है, तो बेटा ही डिड द वर्क ऑन द बॉल, तो उसने वो बॉल पे वर्क किया। तो पहले बॉल स्टेडी थी, एक ही जगह पे थी, अब उसने मूव करना स्टार्ट किया। तो बेटा जितना भी कार्य इस इंसान ने बॉल के ऊपर किया वो बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर वो बॉल आके किसको लगी? स्टंप को। तो बेटा अब बॉल बहुत तेज़ी गति से आ रही है, तो उस बॉल के अंदर एनर्जी है, उसने किसको हिट किया? स्टंप को, तो उनको गिरा दिया। तो जो बॉल थी उसने किस पे काम किया? स्टंप पे, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एनर्जी एंड वर्क होते हैं बेटा वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। चिंता मत करो, हम एक और एग्जाम्पल से चीज़ को समझेंगे अच्छे से। देखो, ए बॉल थ्रोन, ए फॉलन विकेट, ए रेज फ्लावर पॉट, ऑल कैन डू वर्क ऑन समथिंग एल्स, ये सब किसी और चीज़ पे कार्य कर सकते हैं। देखो, ए फील्डर थ्रोज ए बॉल, क्रिकेट बॉल, टुवर्ड्स द विकेट, द मूविंग बॉल कोलाइड्स विद द विकेट मेकिंग इट फॉल। एक क्रिकेट फील्डर था, उसने बॉल को फेंका, बॉल के ऊपर वर्क किया, बॉल ने काइनेटिक वेलोसिटी निकाली, सॉरी काइनेटिक एनर्जी गेन की। उसके बाद उस बॉल ने जो क्रिकेट बॉल थी जो स्पीड से यहाँ पे आई, उसने स्टंप के ऊपर काम किया, राइट, स्टंप नीचे गिर गए, राइट। एंड ऐसे मान लो किसी हाइट पे कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ है, कोई गमला रखा हुआ है किसी हाइट पे, अगर वो गिर जाए तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू हाइट। नीचे मान लो कुछ चीज़ रखी हुई है, नीचे कोई गाड़ी है, उसे पर गिर जाता है तो गाड़ी को डैमेज हो जाता है, राइट। या नीचे मान लो कोई प्लास्टिक का बैग पड़ा हो, फट सकता है, नीचे कोई इंसान, उसको चोट लग सकती है, राइट। एंड इट कैन डेंट द ऑब्जेक्ट्स दैट्स आर लाइक बिलो दिस फ्लावर पॉट। मान लो लिफ्टेड टू हाइट ए फ्लावर पॉट, इट कैन डैमेज एनीथिंग बिलो इफ इट फॉल्स, किसी के सर पे गिरा चोट लग सकती है, इंसान मर भी सकता है। तो बेटा ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो एनर्जी किसी चीज़ पे गिरेगी, उस पर वर्क करेगी, इम्पैक्ट डालेगी, रिमेंबर। सो वही, एंड देखो एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट विद द कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जिसके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है। द बॉल गेन्स एनर्जी फ्रॉम द वर्क डन बाय द फील्डर्स इन थ्रोइंग इट। जो बेटा बॉल थी इस केस में, उसके ऊपर उसने एनर्जी कैसे गेन की? उस फील्डर ने उसके ऊपर वर्क किया, अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, उसको फेंका, थ्रो किया, तो बॉल के पास एनर्जी आई। देन दिस एनर्जी गो ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट वर्क ऑन द स्टम्प, वो एनर्जी फिर वापस वर्क में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसने स्टम्प को हिट किया फोर्स से एंड स्टम्प नीचे गिर गई, राइट। एंड द पोर्ट गेन्स इज एनर्जी फ्रॉम द वर्क डन इन रेजिंग इट्स हाइट। जो पोर्ट है बेटा उसके अंदर एनर्जी स्टोर कैसे हो गई? जो हमने वर्क किया है उसको यहाँ तक ला के रखने के लिए, ग्राउंड से ऊपर तक रखने के लिए बेटा जो वर्क हुआ है उसमें इसकी एनर्जी स्टोर हो गई है, राइट। तो जो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ कार्य करते हो तो बेटा उसकी एनर्जी में चेंज आता है, इट कुड बी नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, डिपेंड करता है, ठीक है। So when the positive work is done on an object, it gains the energy, which then can be used to work somewhere else. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप पॉजिटिव कार्य करते हो तो बेटा
उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज एनर्जी ना किसी और कार्य को करने में हेल्प करती है। सो द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। देखो, द ऑब्जेक्ट देन कैन बी यूज दैट एनर्जी टू अप्लाई ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे इस केस में था, हमने बॉल के ऊपर काम किया, बॉल ने स्पीड ली, बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, बॉल की एनर्जी इंक्रीज हुई, उसने स्टंप के ऊपर कार्य किया, राइट। सो दिस एनर्जी जो इंक्रीज हुई बेटा, इट कैन बी यूज टू वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट्स, causing it to move, transferring the energy onwards। ठीक है, एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है मैकेनिकल वर्क के थ्रू या अदर वर्क के थ्रू। ठीक है, when the ball hits the wicket it transfer its energy on them and make them move। जो काइनेटिक एनर्जी थी बच्चा बॉल की, जब स्टंप को हिट होती है, वो स्टंप के ऊपर वर्क करती है, कार्य करती है। ठीक है, सो दिस थ्योरम, दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी, चेंज इट्स एनर्जी। ठीक, देखो जो ये लिखा हुआ ना, दिस एक्सप्रेशन वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन इट्स एनर्जी, बेटा यही आपकी ना बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक, so this theorem also holds for a system of object or even when the applied force aren't constant। मान लो, देखो हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है ना बेटा, जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क इज टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोलते हैं, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस एंड वर्क इज सेड टू बी डन। अगर हम कोई कांस्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि कार्य हुआ है, वर्क हुआ है। बट कई बार क्या होता है, जो फोर्स होता है बेटा कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में भी ना ये जो थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें वर्क डन एन ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, चेंज इन इट्स एनर्जी, वो ट्रू होती है, वो सही है, उस टाइम पे भी उसका यूज किया जा सकता है, भले आपका फोर्स कांस्टेंट हो या नॉन कांस्टेंट हो। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइक रियली डिफिकल्ट टू सॉल्व अदरवाइज। बट ऐसा केसेस में आपका फोर्स चेंज हो रहा है डिफरेंट डिग्री से, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जैसे एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन, राइट, जैसे वेलोसिटी चेंजेस एंड ऑल दैट। बेटा उस केस में ना ये वाली जो थ्योरम होती है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज़ दिस। ठीक है, फोर्स, सॉरी, वर्क एनर्जी इंटर कन्वर्जन ना आप समझोगे। सो ये जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स, यही वो साइंटिस्ट है जिनके नाम के ऊपर जो एनर्जी और वर्क की जो यूनिट है ना बेटा, उनकी जो सेम यूनिट है जूल, उसको लिया गया है, नाम रखा गया है। दस यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज नेम्ड आफ्टर हिम। ही स्टडीड हाउ मैकेनिकल एनर्जी, उन्होंने समझा कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो मोशन से, हाइट से, फोर्स से लिंक्ड होती है, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मोस्टली हम काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। एंड थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है बेटा ड्यू टू हीट, किसी चीज़ के पास जो एनर्जी होती है, आर रिलेटेड एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट की जा सकती है, और इन्होंने उस चीज़ को पढ़ा था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल एक्सपेरिमेंट। जब थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ोगे ना 11th 12th में जाके, या हायर लाइक अपने मास्टर्स और बैचलर्स में जाके, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। हेल्पिंग डेवलप ए यूनिफाइड वे टू अंडरस्टैंड द एनर्जी, उन्होंने एक मोर यूनिफाइड वे समझा था, जिससे हम एनर्जी को ना एज ए होल देख पाएँ, वर्क और एनर्जी कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज इंटरलिंक्ड है। तो बेटा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहना चाहती है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन इट्स एनर्जी। ठीक है, नाउ मैकेनिकल वर्क इज नॉट द ओनली वे जिसमें से एनर्जी, देखो हमने किसी चीज़ के ऊपर कार्य किया, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज हुई ना, वो एनर्जी ना किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट भी की जा सकती है, या मैकेनिकल वर्क भी कर सकती है। बेटा मैकेनिकल वर्क वो होता है जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क होता है, कि आप उस एनर्जी की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो वर्क हुआ ना वो मैकेनिकल वर्क होगा। ठीक है, बट इट्स नॉट द ओनली वे जिसमें जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हुई है वो चेंज हो। ठीक है, वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी चेंज हो सकते हैं। दे आर डिफरेंट वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ओके, एनर्जीज मूव बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन सेवरल वेज। बेटा एनर्जी डिफरेंट तरीके से ना एक से दूसरी फॉर्म में ट्रैवल करती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है, कई बार वर्क डन भी जीरो होता है। ठीक है, सो दैट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी सेम दैट इज ऑफ जूल। सो पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। सो कई बार दो ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड व्हेन दे टच विद ईच अदर द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब कई बार दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो आपका ये इंडक्शन पैन है, इंडक्शन है, या आपका स्टोव है।
ठीक है, आप उसके ऊपर एक पतीला रखते हो जो ठंडा था इनिशियली, उसमें ठंडा पानी था, ये आपका गर्म था, जो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बेटा जो एनर्जी है वो हॉट बॉडी से ना कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक गर्म पानी का गिलास है, एक ठंडे पानी का गिलास है, उसको आप अगर दोनों को आपस में मिला दोगे ना तो टेम्परेचर मिड में आ जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है हॉट टू कोल्ड। अगर मान लो कि ऐसे एक आइस क्यूब था, उसके ऊपर अगर आप मान लो कि गर्म दूध का गिलास रख दोगे तो बेटा आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रीज़न भी एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी में। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंसेस पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और इसी के बेस पे हमारा जो स्टीम इंजन है, बाकी इंजन है ना, कार्नोट साइकिल एक वर्ड होता है, कार्नोट इंजन, वो सब काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं, जो घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं बेटा, इनमें एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी टू अनदर बॉडी में। जो हमारा पावर प्लांट होता है बेटा, पावर प्लांट, ठीक है, उससे वायर के थ्रू हमारे होम में एनर्जी आती है। जब हमारे होम में अप्लाइंसेज हो गए, फ़ैन हो गया, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वायर्स के थ्रू। रेडिएशन बेटा, रेडिएशन ना नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड एनर्जी ट्रांसफर है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिना बॉडीज के कंडक्ट के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। जैसे सन से बेटा सनलाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, गामा रेडिएशन एंड अदर रेडिएशन में निकलती हैं। ठीक है, अल्फा रेडिएशन एंड ऑल दिस बेटा पार्टिकल्स होते हैं, लाइक सो मेनी रेडिएशंस जो एनर्जी सन से निकलती है, हर तक पहुंच जाती है, अर्थ का टेम्परेचर रेज करती है समर्स में, राइट। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एनर्जी एग्जाम्पल बीइंग जो सन की एनर्जी होती है बेटा अर्थ में ना रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। साउंड वेव कई बार एनर्जी वाइब्रेशन की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे वाइब्रेशन कैरी एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द ईयर, यहाँ पे कोई स्पीकर लग रखा है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, आप उससे दूर खड़े हो, आपके पास भी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर स्पीकर बहुत तेज़ी आवाज़ से बज रहा है तो आप उसके वाइब्रेशन महसूस कर पाते हैं अपनी स्किन में, राइट। Even the nuclear reaction that powers the sun transfer the energy by this way, like gamma radiations होती हैं and other radiations are also there, वो नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड रेडिएशन एनर्जी वो रिलीज करती हैं, राइट ना। एग्जाम्पल आता है कैरम बोर्ड का, कैरम बोर्ड शोर जिसका एग्जाम्पल है। तो मान लो एक स्ट्राइकर हमारा ब्लू कलर का, ठीक, द स्ट्राइकर हिट्स द वाइट कॉइन, ये वाइट कॉइन को हिट करता है, विच हिट द ब्लैक कॉइन, वो ब्लैक कॉइन को हिट करता है, और वो ब्लैक कॉइन ना जो हमारा गोल है, जो हमारा पॉकेट है, उसके अंदर आ जाता है। तो हमें बताना है हु डज वर्क एंड हाउ डज एनर्जी चेंज, इनमें से कौन कैसे कार्य कर रहा है, कौन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन नेगेटिव वर्क कर रहा है, और कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। चलो पहला केस देखते हैं। जब स्ट्राइकर वाइट वाली जो हमारा पॉइंट है, कॉइन है, उसको स्ट्राइक करता है, हिट करता है। देखो हम पहले स्ट्राइकर पे एनर्जी लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, हमारे मसल्स की सहायता से। तो यहाँ पे वी विल डू वर्क ऑन द स्ट्राइकर इनिशियली, ठीक है। स्ट्राइकर के पास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ही विल मूव टुवर्ड्स द वाइट वन। अब वाइट और जो आपका ब्लू है बेटा वो इंटरेक्ट करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। तो पहले वाइट ब्लू वाले की बात करें जो स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकर अप्लाइज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइट कोन, ठीक है। देखो स्ट्राइकर एनर्जी लगाता है, फोर्स लगाता है इसी दिशा में, फॉरवर्ड दिशा में, और वाइट वाला भी मूव करता है फॉरवर्ड दिशा में। सो जो स्ट्राइकर होता है बेटा वो वाइट कॉइन पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द वाइट कॉइन। जो आपका वाइट कॉइन है बेटा वो स्ट्राइकर उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो वाइट कॉइन है बेटा वो भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगा आपके ब्लू वाले स्ट्राइकर पे, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है। तो बेटा जो वाइट है वो एक अपोजिट वर्क करेगा स्ट्राइकर पे, ठीक है, नेगेटिव वर्क करेगा, तो तभी उसकी स्पीड एंड एनर्जी कम हो जाएगी। By Newton's third law, the white coin does the negative work back on the striker, reducing its energy. देखो स्ट्राइकर वाइट वाले के टकराएगा, वाइट वाला इसी दिशा में मूव करेगा, ब्लू वाला भी इसी दिशा में मूव कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है। तो वाइट के ऊपर पॉजिटिव वर्क हुआ, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई ना। वाइट वाला एक अपोजिट फोर्स लगाएगा ब्लू वाले पे, ठीक है, स्ट्राइकर पे। उस केस में डिस्प्लेसमेंट की फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो नेगेटिव वर्क होगा ब्लू के ऊपर, तो ब्लू की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये वाइट वाले के पास एनर्जी ज़्यादा है, ये वाला फोर्स लगाएगा ब्लैक वाले पे फॉरवर्ड दिशा में, ब्लैक वाला भी फॉरवर्ड दिशा में मूव करेगा, तो वाइट विल डू पॉजिटिव वर्क ऑन ब्लैक। अब ब्लैक वाला इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा वाइट पे, बट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो वाइट होगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा ब्लैक पे, बट ब्लैक नेगेटिव वर्क करेगा आपके वाइट पे। So the white coin does the positive work on the black coin, increasing its energy, while the black coin does the negative work back on the white coin, decreasing its energy. बस देखो जो इस दिशा में मूव कर रहे हैं ना बेटा वो सारे
पॉजिटिव वर्क करेंगे, जिस पे इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं वो नेगेटिव वर्क करेंगे। तो बेटा दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि एनर्जी कैसे काम करती है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, राइट, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होते हैं। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।